इंडिया में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कोई भी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका। साथ ही इंडिया के पश्चिमी सीमा की काफ़ी उपेक्षा की गई थी। मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे उन्होंने भी पश्चिमोत्तर सीमा पर ध्यान नहीं दिया था। इसी कारण से मध्य एशिया से कई सारे यहाँ पर शासक आते रहे, कई सारे आक्रमणकारी आते रहे और इंडिया में अपना शासन जो है स्थापित करते रहे। इनमें सबसे पहले आए थे आपके इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक शासक जो कि बैक्ट्रिया के रहने वाले थे। बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी यवनराज सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। अब मौर्य साम्राज्य के जो बाद के जो शासक हुए हैं वो इतने कमजोर ठहरे कि इन लोगों का सामना नहीं कर सके। भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए। इन्होंने ही सिक्कों पर राजा का नाम, तिथि एवं उसका चित्र अंकित कराने की परिपाटी जो है शुरू की थी। इनके आने से पहले इंडिया के जो सिक्के हुआ करते थे उनमें ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के चित्र आकृति नहीं हुआ करती थी। अब ये जो हिंद यवन हैं, इन्होंने जो सिक्के जारी किए उन पर लिपि कौन सी थी? तो यूनानी, जिसे आप ग्रीक कहते हैं, ग्रीक लिपि या फिर खरोष्ठी लिपि इन्होंने इसमें यूज की थी। अब बात करें भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो यही शासक थे, इंडो ग्रीक्स। तो सबसे पहले इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए, तो वो आपके होंगे इंडो ग्रीक्स। अब इंडो ग्रीक्स जो हैं इंडिया में कैसे एंटर करते हैं, इसके पीछे क्या पूरा घटनाक्रम है उसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे भारत का उस समय क्या घटनाक्रम था। तो देखिए, अंतिम मौर्य शासक हुआ था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य काल के बाद के पीरियड को हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, मौर्योत्तर काल में कई सारे राजवंश यहाँ पर उभरने लगे थे, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था अब वो, तो उस साम्राज्य पर कई छोटे छोटे राजवंश बन चुके थे, जैसे कि शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। वहीं पश्चिमोत्तर से भी कई लोग आए, पश्चिमोत्तर सीमा से कई लोग यहाँ पर आए विदेश से, जिन्हें हम कहते हैं विदेशी वंश, जो इंडिया के नहीं थे, बाहर से यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना शासन सत्ता स्थापित की। इनमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, पहलव जिन्हें हम पार्थिव कहते हैं, शक और कुषाण, ये प्रमुख विदेशी लोग थे जो इंडिया में अपना शासन स्थापित किए। तो ये कंडीशन यहाँ की ये रही कि भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था और यहाँ पर जो है शुंग वंश, मुख्यतः शुंग वंश जो है शासन सत्ता में मौजूद था। अब ये लोग मध्य एशिया से आए हैं, तो वहाँ का क्या घटनाक्रम था, तो यहाँ समझिए। सिकंदर जो था, हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में चलते हैं। सिकंदर ने अपना साम्राज्य बनाया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर आया, जो कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी बना। अब आपने चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ा था तो वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को भी पढ़ा होगा। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इसने स्थापना करी थी सेल्यूसिड साम्राज्य की, जो कि सिकंदर के साम्राज्य से भी बड़ा था। सेल्यूकस निकेटर ने यूनान से भी बाहर अपना साम्राज्य पहुंचा दिया था, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, भारत के क्षेत्र ये भी शामिल थे। अब यहां समझिए जरा, ये सेल्यूसिड एम्पायर है। अब सेल्यूसिड एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिन्हें आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नीचे वाले रीजन को हम कहते हैं पार्थिया और ऊपर वाले को बैक्ट्रिया क्षेत्र। धीरे धीरे होता क्या है कि ये जो सेल्यूकस निकेटर है, इसकी मृत्यु के पश्चात ये सेल्यूसिड एम्पायर कमजोर होने लगता है। जैसा कि आपने इंडिया में भी देखा होगा, जैसे ही कोई राजा कमजोर हुआ, कोई शासन कमजोर हुआ, बहुत सारे क्या करते हैं, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। वैसे यहाँ पर हुआ कि सेल्यूसिड साम्राज्य ये कमजोर होता गया, तो पार्थिया और बैक्ट्रिया वाला ये जो रीजन है, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो सामंत थे जिन्हें क्षत्रप कहा जाता था, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। बाद में होता क्या है कि यही जो पार्थियन हैं और ग्रीको बैक्टीरियन हैं, ये लोग इंडिया की ओर एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैक्ट्रिया से ये लोग आए थे, ग्रीको बैक्टीरियन जिन्हें कहा जाता है, हिंद यवन भी जिन्हें कहा जाता है।
हालांकि ये क्षत्रप थे, शासक सामंत थे सेल्यूसिड एम्पायर के, लेकिन अब इनके कनेक्शन यहाँ से खत्म हो चुके थे। धीरे धीरे इनके यहाँ से कनेक्शन खत्म हो जाते हैं इन दोनों के। तो अब ये इंडिया में भी एंटर करते हैं। इंडिया में एंटर करने के पीछे क्या वजहें थी, क्यों नहीं इन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य संभाला, यहाँ से इनको इस तरफ आने की क्या जरूरत पड़ गई, वो हम समझेंगे अब। तो देखिए, इंडो ग्रीक्स बैक्ट्रिया से भारत की ओर क्यों बढ़े, इसके पीछे क्या रीजन था। तो ये एशिया का मैप है, थोड़ा सा मैप गड़बड़ी भी हो तो समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट पैमाना लेकर तो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, मैंने आपको स्थिति पहले ही समझा दी थी कि जब ये बैक्टीरियंस इधर इंडिया की ओर प्रवेश किए तो यहाँ पर शुंग एम्पायर था। तीसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास ये कई सारी ट्राइब्स थी, यूची, सीथियन, ये जो ट्राइब्स थी ये चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा थी, क्योंकि ये खानाबदोश थे, आक्रमण करते रहते थे। तो चाइना ने क्या किया कि नॉर्थ से कोई भी आक्रमण ना हो, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक दीवार खड़ी करवा दी, जिसे हम कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अब यूची लोग जो हैं चाइना की ओर तो बढ़ नहीं सकते, राइट। अब नीचे है तिब्बत, तो ये लोग चले गए इस तरफ। यहाँ पर पहले से मौजूद थे सीथियन, अब सीथियन को इन्होंने आगे की ओर पुश किया, राइट। यूची ने सीथियन को आगे की ओर पुश किया, सीथियन ने क्या किया, पार्थियन और बैक्टीरियंस को आगे की ओर पुश किया। इसी क्रम में बैक्टीरिया वाले जो हैं अपनी जगह से हटकर इस तरफ की ओर बढ़ने लगे थे, क्योंकि इधर से इनको धक्का दे रहे थे कौन, सीथियन, और सीथियन को धक्का दे रहे थे यूची, राइट। तो बैक्टीरियन जो हैं अब इंडिया की ओर आने लगे थे। तो यही एक छोटा सा इंट्रो था कि कैसे ये लोग भारत की ओर बढ़े। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि भारत में इनके जो शासन सत्ता है वो किस प्रकार से शुरू हुई थी। तो बैक्ट्रिया का जो रीजन है, वहां से दो राजवंश जो थे उन्होंने भारत की ओर अभियान किए। पहला है यूथिडेमस वंश और यूक्रेटाइडिस वंश दूसरा। सबसे पहले हम यूथिडेमस वंश को समझेंगे। डायोडोटस एक राजा हुआ है जिसने 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया को सेल्यूसिड साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया। मैंने आपको बताया था कि सेल्यूसिड साम्राज्य जो कि सेल्यूकस निकेटर ने बनाया था, उसके कमजोर होते ही बैक्ट्रिया के शासक और पार्थिया वालों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया में राजा कौन था, डायोडोटस, और इसने डायोडोटस राजवंश की स्थापना की। इसी क्रम में डायोडोटस की मृत्यु के बाद डायोडोटस द्वितीय शासक बना, और इस डायोडोटस द्वितीय की हत्या यूथिडेमस ने कर दी थी और यूथिडेमस राजवंश की स्थापना हुई। तो ये है आपका यूथिडेमस राजवंश। एक बार समझ लीजिए, एग्जाम में इतना नहीं आएगा डीपली। डायोडोटस, ठीक है, डायोडोटस द्वितीय जो है शासक बना, इसकी हत्या किसने कर दी थी, यूथिडेमस ने, और यूथिडेमस यहाँ का शासक बना और यूथिडेमस राजवंश की स्थापना हुई। इसी क्रम में यूथिडेमस के अंतर्गत ही आता डेमेट्रियस, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि पहला इंडो ग्रीक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। यूथिडेमस, इसका संबंध इंडिया से नहीं रहा। इसके भारत अभियान पर निकलते ही सीरिया के शासक एंटियोकस तृतीय ने इसके एरिया बैक्ट्रिया को घेर लिया, और बाद में हुआ क्या कि जब बैक्ट्रिया को इसने घेर लिया तो वापस से बैक्ट्रिया भागा ये। तो इन दोनों के बीच में, सीरिया के शासक और बैक्ट्रिया के शासक के बीच में संधि होती है, जिसके अंतर्गत सीरिया का शासक जो है यूथिडेमस को बैक्ट्रिया का स्वतंत्र शासक मान लेता है। साथ ही इनके बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। दरअसल एंटियोकस ने अपनी बेटी का विवाह यूथिडेमस के पुत्र से भी यहाँ पर कराया था। एंटियोकस तृतीय संधि के बाद पश्चिम लौट गया और यूथिडेमस ने बैक्ट्रिया में अपनी शासन सत्ता को और भी मजबूत किया। उसके बाद यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस भारत की ओर बढ़ता है। अब डेमेट्रियस का टाइम पीरियड है आपका 280 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व का। पुष्यमित्र शुंग यहाँ का शासक था। इसके शासनकाल में विशाल सेना के साथ ये उत्तर पश्चिमी भारत पर हमला करता है, राइट। तो उसने क्या किया कि सिंध और पंजाब के क्षेत्र को तो जीत लिया डेमेट्रियस ने। अब यहाँ पर शुंग एम्पायर है, शुंग एम्पायर भी इतना कमजोर नहीं था। ये अभियान करने वाला पहला यवन शासक था। डेमेट्रियस पहला यवन शासक था जिसने इंडिया पर अभियान किया, अर्थात इसे भारत में हिंद यवन साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसने अपनी राजधानी शाकल, जिसे आप सियालकोट के नाम से जानते हैं, इसको बनाया था और अजय की उपाधि धारण की। तक्षशिला जो कि इनका सैन्य अड्डा था, जहां से अपनी रणनीतियां बनाते थे, वहां से इन्होंने दो सेनापति अपोलोडोटस और मिनांडर, इनको आगे विजय प्राप्त करने के लिए भेजा।
अपोलोडोटस जो है इसने सिंध पर विजय प्राप्त की और उज्जैन तक यह आ चुका था। साथ ही मिनांडर इसने मथुरा तक अपना शासन फैलाया और वहां से उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन अब देखोगे आपके शुंग वंश उधर पटना में मौजूद है, पटना वाले रीजन में। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इसका पोता था वसुमित्र। वसुमित्र अग्निमित्र का बेटा था। वसुमित्र की सेना ने मिनांडर को रोक दिया, भाई आगे मत बढ़, इससे आगे आएगा तो खतरा है तेरे लिए। इसी समय बैक्ट्रिया में क्या होता है कि यूक्रेटाइडिस नामक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने विद्रोह कर दिया बैक्ट्रिया में। ठीक है, यहाँ जहाँ इनका जो मेन रीजन था बैक्ट्रिया, जहाँ से ये लोग आए हैं, और वहाँ की इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। किसने? यूक्रेटाइडिस ने। अब इनको घबराहट हुई तो डेमेट्रियस जो है बैक्ट्रिया भागा। अब बैक्ट्रिया भागा तो वहाँ पर उसको दबा नहीं पाया, वो फिर वापस से लौट आया अपने भारतीय साम्राज्य की ओर। इसी बीच यूक्रेटाइडिस जो था जिसने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, यूक्रेटाइडिस ने भी भारत की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाया। अब होता क्या है कि डेमेट्रियस को मजबूर होकर भारत के भीतरी भागों में भी बढ़ना पड़ जाता है। अब डेमेट्रियस के बाद जो है मिनांडर एक प्रमुख शासक हुआ है। 155 से 130 ईसा पूर्व का इसका समय है। सबसे प्रसिद्ध ये इंडो ग्रीक शासक है। मिनांडर कोई राजकुल से संबंधित नहीं था, इसलिए उसने स्वयं को मान्यता दिलाने के लिए जो डेमेट्रियस है उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था। बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद भी कहा गया है। अब मिलिंद कहने के पीछे क्या कहानी है, तो हमारे एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं नागसेन, जिन्हें हम नागार्जुन के नाम से जानते हैं। नागसेन से किसने मिनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, जीवन से, मृत्यु से, इन सब से रिलेटेड, और जो नागार्जुन है इन्होंने उसका उत्तर दिया। तो नागार्जुन और मिनांडर के बीच में जो प्रश्न और आंसर ये हुए थे, इनको एक पुस्तक में संग्रहित किया किसने? नागसेन ने, जिसे हम कहते हैं मिलिंद पन्हु। क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हु। अपने साम्राज्य का विस्तार झेलम नदी से मथुरा तक करता है, ये झेलम से मथुरा तक, और संभवतः बुंदेलखंड तक कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो सिक्के हैं वो मिलते हैं। एवं साकल, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाता है। इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे भागवत पुराण में आप देखोगे पुष्पनिंद्रा, अलिसने जो है विष्णु पुराण में, दिव्यावदान में इसको यक्ष क्रमिश कहा गया है, और आर्य मंजूश्री मूल कल्प में इसको महाच्छ कहा गया है। तारानाथ में मीनार कहा गया है। मिनांडर की मृत्यु के बाद स्ट्रैटो प्रथम और स्ट्रैटो द्वितीय ये बहुत ही कमजोर शासक हुए यार, साम्राज्य को ये पतन की ओर ले गए। परिणाम स्वरूप यूथिडेमस जो था, डेमेट्रियस वंश द्वारा शासित क्षेत्रों पर शक जो थे इन्होंने अधिकार कर लिया। शकों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसी क्रम में यवनों के दूसरे वंश यूक्रेटाइडिस जो बैक्ट्रिया पर जिसने अपना अधिकार किया था, वो भी भारत के अंदर घुस आया, क्योंकि ये जो है अब कमजोर हो चले थे। यूक्रेटाइडिस वंश को अब समझते हैं। एंटियालकीड्स इस वंश का प्रमुख शासक हुआ था। हमें इसके सारे शासकों के बारे में जानना जरूरी नहीं है। एंटियालकीड्स जो है इस वंश का प्रमुख शासक हुआ। हेलियोडोरस इस एंटियालकीड्स का राजदूत था, जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में विदिशा, जिससे उस समय बेसनगर कहा जाता था, एमपी के अंतर्गत है, विदिशा पहुंचा। हेलियोडोरस ने विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो इतनी चीजें हमने जो है हिंद यवनों के बारे में समझ ली। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हिंद यवन शासक हैं वो भारत में इतना ढल गए थे कि वो विदेशी होने के बावजूद भी यहाँ की संस्कृति, भाषा, यहाँ तक कि उन्होंने नाम भी इंडिया जैसे रख लिए थे। उनका पूरी तरह से भारतीयकरण हो चुका था। तो ये हिंद यवनों की पहचान है। अब आगे समझिए हिंद यवनों का योगदान क्या रहा है। मूर्तिकला के क्षेत्र में इन्होंने गांधार शैली का प्रचलन किया था। सांचे के माध्यम से सिक्के ढालने की विधा भारतीयों को सिखाई। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलित किए इन लोगों ने, और सिक्कों पर लेख लिखवाने की परंपरा, तिथि लिखवाने की परंपरा इन्हीं ने शुरू करी थी। संस्कृत नाटक में जो पर्दे का यूज किया गया है, पर्दा, इसको यवनिका नामक यूनानी शब्द का प्रयोग हुआ है संस्कृत के नाटकों में, और ऐसा माना जाता है कि यवनिका शायद पर्दा से जुड़ा हुआ है, इसलिए पर्दे की शुरुआत जो है यूनानियों से मानी जाती है। बाद में इसी पर्दे के कारण ही पर्दा प्रथा की भी शुरुआत हो जाती है। काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे यवन प्रिया, जिसका अर्थ है यूनानियों द्वारा सुशोभित, इसके नाम से जाना जाता था। साथ ही दर्शन शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हिंद यवनों का काफी सारा योगदान रहा है इंडिया में। यहाँ आप देखोगे कि एक खगोल शास्त्री हुए हैं
वारामिहिर ने भी हिंद यवनों का जिक्र किया है और कहा है कि ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भारत यूनानियों का ऋणी है, इस तरीके की बात की है। तो हिंद यवनों से हमने बहुत कुछ सीखा और ये लोग यहाँ के होकर रह गए, यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए थे ये। अगली क्लास में हम जो है शक या फिर जिसे आप सीथियन कहते हैं, इंडो सीथियन डायनेस्टी, इसको समझेंगे। आशा करते हैं आपको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।